मॉर्निंग लाहौर जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसी मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीब आसफ। और जनाब उम्मीद है, दुआ है कि आप लोग जहां कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और जनाब खुशहाल ज़िंदगी भी गुजार रहे होंगे। और दिन का आगाज़ एक खूबसूरत सी बात के साथ ही किया जाना चाहिए कि जनाब हमारे माशरे की ना इस्लाह कैसे की जा सकती है। हम सबको इसके हवाले से बड़ा इदराक होता है और टेंशन होती है। तो हमारे माशरे को बेहतर करने के हवाले से अखलाक का क्या किरदार हो सकता है, इस हवाले से आज हमने बात करनी है कि जनाब कोई दूसरी राय ही नहीं कि इंसान इस कायनात में ना सबसे अशरफुल मखलूक़ात है और हमें अल्लाह के सिवा किसी गैर के आगे नहीं झुकना चाहिए। और जो हम अल्लाह के सामने सर सजदा बसजूद होते हैं, इस बात को तस्लीम करते हैं कि जनाब रब्बे कायनात ने हमारे लिए जो कवानीन बनाए हैं ना, हम पूरी तरह इनके पाबंद होते हैं, क्योंकि इन कवानीन की पाबंदी में ही हमारे माशरे की इस्लाह का राज भी छुपा होता है। इस्लाह का हमारे अखलाक और रवैयों से बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। अगर हमारा अखलाक अच्छा हो जाए तो माशरे में बिगाड़, बुराई और जुल्म अच्छाइयों, अमन और मोहब्बत में तब्दील हो सकता है। हदीस मुबारक है कि एक मफ़हूम है कि बंदों में अल्लाह का सबसे प्यारा बंदा वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा हो। और यही वजह है कि इस्लाम फ़र्द वाहिद और माशरे की इस्लाह के लिए हुस्न अखलाक का दर्स भी देता है। तो इसलिए हमें हुस्न अखलाक के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और अपने आसपास के जो लोग हैं उनके साथ भी हुस्न अखलाक के साथ पेश आना चाहिए। यही हमें इस्लाम भी हमें दर्स देता है और यही हमें करना भी चाहिए अगर हमने ज़िंदगी में और खुशहाल अगर ज़िंदगी गुजारनी है। तो ये आज का हमारा पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सेगमेंट हमारा हेल्थ एंड फिटनेस, जिसमें हम सेहत के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे इसका बेहतर हल और इलाज दरियाफ्त करने की कोशिश भी करते हैं। तो जनाब आज दुनिया भर में एक्सेसिबिलिटी से आगाही काल में दिन मनाया जा रहा है और 2012 में डेवन और जेनेसन ने आलमी सतह पर इस दिन की बुनियाद रखी थी। और ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी डे को मनाने का मकसद माजूर अफराद को डिजिटल रसाई और शमूलियत के बारे में बात करना, सोचना और सिखाना होता है। और दुनिया भर में 1 अरब से ज़ायद लोग माजूर हैं और इस जदीद दौर में इनकी शमूलियत उनका हक भी है। और माजूर अफराद के लिए डिजिटल रसाई नहायत अहम है, जैसे कि जदीद टेक्नोलॉजी के बाइस नाबीना अफराद कीबोर्ड या फिर कीपैड के ज़रिए लिख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और जो लोग समाज से महरूम हैं उन्हें इशारों की जगह वीडियोस, प्रेजेंटेशंस या फिर कैप्शन के ज़रिए बात को समझाया जा सकता है। और माजूर अफराद को वसी तर आबादी के बराबर हकूक़ हासिल होने चाहिए और इसमें उनकी डिजिटल दुनिया के साथ मशगूल होने, सीखने और बातचीत करने की सलाहियत इंतहाई अहम होती है। ताहम ये ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी है क्या, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसमें मुआशरे का क्या किरदार हो सकता है, इस पर आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। इस वक्त इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं शाजिया अनवर हैं और जनाब पिछले 10 साल से वो जितने भी डिसेबल लोग हैं उनके साथ इन कांटेक्ट में रहती हैं, साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे और ये जो आज का दिन है उसके मनाने का मकसद क्या है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। शादी जी आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज ग्लोबल जो है एक्सेसिबिलिटी डे मनाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस दिन को मनाने का मकसद क्या है? ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे, जिसको हम गैड के नाम से भी जानते हैं, मतलब इस जैसे अभी आप इंट्रो में भी बता रही थी कि इस फाउंडेशन के अकॉर्डिंग 1 अरब के करीब मतलब 1 मिलियन जो लोग जो हैं वो डिसेबिलिटी के साथ हैं। तो इस दिन को मनाने का मकसद भी यही है ताकि इस कम्युनिटी को जो है वो हम अपनी बाकी के सब नॉर्मल कॉमन पर्सनस के साथ सोसाइटी के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें, ताकि वो अपॉर्चुनिटीज़, वो फैसिलिटीज़ जो एक आम पर्सन अवेल कर रहा है डिजिटल लाइफ के अंदर, तो वो पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ के साथ है, वो भी इक्वल उनके राइट्स हैं, ताकि जो लाइफ में वो सरवाइव कर सकें, उनको इंडिपेंडेंट उनका रोल मिल सके, वो डिपेंडेंट ना हो। तो इस दिन के को मनाने का मकसद भी ऐसे लोगों को अवेयर करना है ताकि इनके अंदर माशाल्लाह से ये इतने गिफ्टेड होते हैं कि स्किल्स इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। अगर अल्लाह ताला इनकी कोई एक
स्किल ले लेते हैं तो उसके बदले में इनको वो डबल जो है वो इनको मिल रहा होता है और वो उसका यूज़ बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं। तो आप पिछले 10 साल से जो इम्पेयर्ड लोग होते हैं, जो माजूर अफराद हैं, उनके साथ इन कांटेक्ट में हैं, तो किस तरह देखती हैं कि हमारे यहाँ पे तो ये एक आम या कॉमन हमारी माइंडसेट है ना कि अगर कोई डिसेबल है तो वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है। तो आप जब उनके साथ होती हैं तो किस तरह वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, किस तरह वो जिद्दोजहद कर रहे होते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जब मैंने इस फील्ड को ज्वाइन किया, जब आप थ्योरेटिकल नॉलेज रखते हैं तो शायद आप उसकी उस स्वेरिटी को और उस डेप्थ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। बट जब मैं प्रैक्टिकल इस फील्ड के अंदर आई और मैंने, क्योंकि 4 एरियाज़ हैं हमारे, इसके जो मोस्ट कॉमन है जिसमें फ़िज़िकल का एरिया आ जाता है, विजुअल आ जाता है, ऑडिटरी है एंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के साथ है। ये 4 एरियाज़ जो हैं, वैसे तो 13 एरियाज़ हैं मोस्ट कॉमन। तो उसके अंदर जो 4 एरियाज़ हैं जिसके ऊपर ज़्यादा वर्किंग हो रही है अब, तो जब मैं इनको देखती हूँ कि अब जो पहले जो स्टडी का लेवल था, जो लर्निंग का था, जो इनकी डेवलपमेंट का था, वो बहुत डाउन जा रहा था, बहुत डिक्रीज लेवल पे ये जा रहे थे। बट अब विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे एक आम पर्सन जो है, हमारा डिजिटल टाइम आ गया है और हम समझते हैं कि ये ग्लोबल विलेज जो है एक मतलब हमारे हाथ के अंदर है, हमारे एक क्लिक के ऊपर हमारे हर रिस्पॉन्सेस हमें मिल जाएंगे। तो उसके अंदर फिर इस कम्युनिटी को जो है वो हम इग्नोर नहीं कर सकते, इनको भी हमने अपने साथ साथ लेके चलना है। किस तरह लेके चल सकते हैं, मतलब ये इस ग्लोबल विलेज में इनका क्या किरदार हो सकता है और दूसरा इनको किस तरह लेकर साथ साथ चला जा सकता है? बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि अब ये जैसे हेयरिंग इम्पेयरमेंट की, जिनका ऑडिटरी का मसला है, उनकी अगर मैं बात करूं तो अब माशाल्लाह से वो हायर एजुकेशन के अंदर है। अब ये कि थ्रू टेक्स्ट आप इनको कब तक पढ़ा सकते हैं, इनके कॉन्सेप्ट, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रीहेंशन में ये लैग करते हैं। तो थ्रू डिजिटल हम इनको इनकी हायर एजुकेशन के अंदर इनको प्रमोट करते हैं ताकि इनकी लर्निंग और इनकी डेवलपमेंट साथ साथ हो जाए। अब उसके अंदर क्या होता है कि हम इन्हें जो भी वीडियोस या विजुअल इमेजेस दिखाते हैं तो उसके अंदर जो है हमारा उसकी डिस्क्रिप्शन, जो उसकी कैप्शनिंग या उसके सबटाइटल्स के साथ, ताकि जो क्लास के अंदर जो इंक्लूसिव हमारा एनवायरनमेंट है उसके अंदर एक नॉर्मल पर्सन जो कि थ्रू लिसनिंग वो अपनी लर्निंग को कर रहा है, तो वो जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ है, जिनका ऑडिटरी का मसला होता है, हम उनको ग्राफिक लेबलिंग के साथ लेके चलते हैं, उनकी विजुअल डिस्क्रिप्शन होती है, सबटाइटल होते हैं और फिर वो अपनी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पे करते हैं ताकि उन्हें हम अपने उन बच्चों के साथ एक क्लासरूम के अंदर वो एक सेग्रीगेटेड एनवायरनमेंट ना हो, उनको इक्वल मेन स्ट्रीम करना है। इसलिए सेम कंटेंट को विद सबटाइटल्स हेयरिंग इम्पेयरमेंट को ये बेहतर किया जा सकता है। मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे कि किस तरह के इनिशिएटिव लेने चाहिए और इस ग्लोबल विलेज में हम किस तरह जो हमारे इम्पेयर्ड बहन भाई होते हैं उनको इसमें शामिल कर सकते हैं। शाजिया हमारे साथ मौजूद हैं, अभी हमें ज्वाइन किया है राना मुदस्सिर हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है, माजूर भी हैं लेकिन साथ साथ वो इतने एक्सपर्ट हैं कि जनाब वो महाना के बुनियाद पर 3 से 4 लाख रुपया घर बैठ के कमा रहे हैं। तो उनसे कुछ टिप्स भी लेंगे और क्या क्या चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़े उस हवाले से भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमें वक्त दिया और ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमसे बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो थोड़ी सी अपने जो माजूरी है या मैं बीमारी कहूँगी उस हवाले से हमें बताइएगा, और दूसरा ये कि किस तरह आप ये डिजिटल एक्सपर्ट, मार्केटिंग एक्सपर्ट बने हैं, इस हवाले से बताइएगा। मुनीबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मेरी जो डिजीज़ है वो हड्डियों की है और बचपन से ही मेरी जो हड्डियों की डिजीज़ है वो इस तरह के फ्रैक्चर होती थी हड्डियाँ, और फ्रैक्चर बॉडी में 3-4 रहते थे और ये फ्रैक्चर 16 से 17 साल चले और बॉडी में हर टाइम 5 से 6 फ्रैक्चर रहते थे। इस बीमारी का नाम ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है और ये बहुत ही पेनफुल मरहला होता है जब आपकी बॉडी में फ्रैक्चर रहते हैं 4-4, 5-5 एक टाइम में, तो गालिब वालों के लिए भी बड़ी परेशानी बनती है। तो अल्लाह ने फिर ऐसा किया कि मैं फिर ऑनलाइन फील्ड में जब आया तो काफ़ी
टीचर मिले, दोस्त मिले ऑनलाइन आके, और मैंने इधर से सीखा, और मैं लास्ट 7 ईयर से काम कर रहा हूँ इस फील्ड में। वाह, क्या बात है। ये तो आप लास्ट 7 ईयर से ऑनलाइन अर्निंग आपने शुरू किया ना, इससे पहले किस तरह के मुदस्सिर आपको चैलेंजेस का सामना था? इधर सबसे जो बड़े चैलेंजेस का सामना था वो इंटरनेट का इशू था। अच्छा। और इंटरनेट जो था वो बिल्कुल भी, जिस एरिया में मैं रहता हूँ वो वहाँ तो इंटरनेट का कोई तसव्वुर भी नहीं इतना करते थे लोग। वो एक MB कनेक्शन के ऊपर आपको पता है कि कितना काम होता था। तो सिर्फ इंटरनेट का मुझे इशू था, बाकी कोई इशू नहीं मुझे आया। बाकी हाँ, जो दूसरा बड़ा इशू था वो मेरी एजुकेशन के हवाले से था, क्योंकि मैं इतना एजुकेटेड, मैंने जो ट्रेडिशनल स्कूलिंग होती है वो मैं नहीं ज्वाइन कर पाया था बचपन से, और उस वजह से मुझे इंग्लिश का जो था वो काफ़ी मसले मसाइल आए। जो हमारे यहाँ इधर कॉमनली बहस होती है कि डिग्री वर्सेस स्किल, तो इधर आके समझ आती है कि भाई डिग्री होनी लाजमी है। ट्रेडिशनल जो हमारे चलता है यूनिवर्सिटी और स्कूलिंग कॉलेजेस वगैरह की जो तालीम होती है वो लाजमी है। उससे ये होता है कि आपका जो इंग्लिश है और रीडिंग और स्पीकिंग इसमें आप अच्छे हो जाते हैं। तो आप जब स्किल की तरफ जाते हैं तो उधर फिर आपको मार नहीं खाना पड़ती। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मुदस्सिर, स्किल्स की आप बात कर रहे हैं तो हमें अपने स्किल्स के हवाले से भी बताइए कि कौन कौन से स्किल्स हैं आपके अंदर, क्या क्या सीख रखा है आपने, और दूसरा कि इस फील्ड में कैसे आए, इंटरेस्ट था कि मैंने मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना है, किस तरह आए इस तरफ? मेरे पास इस वक्त जो स्किल्स हैं, मैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मैं SEO कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, और वर्डप्रेस डेवलपमेंट, शॉपिफाई डेवलपमेंट और ई-कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग, ये काम कर रहा हूँ इसके अंदर। और आया मैं इस तरह कि मैं पहले प्रोग्रामिंग में पहले मुझे इंटरेस्ट था, फिर यूट्यूब के ऊपर काफ़ी फेलियर्स आए, उधर से फिर होता होता काफ़ी स्किल्स में फिर आहिस्ता आहिस्ता दोस्त भी मिलते गए ऑनलाइन फील्ड के जो थे, तो उनके साथ लग के तो इस फील्ड में फिर आ गया मैं, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर मैं इस फील्ड के अलावा कोई किसी और जगह पे जॉब करता तो मेरी कन्वीनियंस का इशू बनता था, ट्रैवलिंग का इशू बनता था। तो मुझे ऑनलाइन और IT के अलावा कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था। शुरू से ही मेरा जो फोकस होता था, मेरा लैपटॉप और IT के साथ ही कनेक्टेड था शुरू से। तो इस वजह से फिर मुझे ये फील्ड ज़्यादा सूट करती थी, मेरी डिसेबिलिटी को देखते हुए भी, तो इस वजह से मैं इधर फिर मूव ऑन हो गया। ठीक है, मज़ीद भी आपसे बात करेंगे। हमारे साथ जो है शाज़िया अनवर भी मौजूद हैं। शाज़िया, आपने देखा ये मैं तो कहूँगी कि एक एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे सामने कि किस तरह एक डिसेबिलिटी होने के साथ साथ डिजिटल एक्सपर्ट बन चुके हैं वो, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो किस तरह के मज़ीद हमें जो इक़दामात हैं, इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए जो किसी न किसी डिसेबिलिटी में मुब्तला है? बिल्कुल इनके लिए लेने चाहिए। अभी हमने जो इनिशिएटिव लिया है, जैसे एक लार्ज पॉपुलेशन है हमारे पास हियरिंग लॉस के साथ, तो उसके अंदर हमारे बहुत सारे हम देखते हैं उसके में कि बच्चों के अंदर एक्सपर्टीज़ क्या है, किस चीज़ लेवल की है, उनके अंदर कौन सी स्किल है, ताकि उसको इन्हेंस किया जाए। तो इस टाइम जो है, अगर मेरे पास अगर कोई 40 के करीब मेरे अंडर स्टूडेंट आते हैं, तो उसमें से 5 इस टाइम जो है वो व्लॉगिंग कर रही हैं, अपना चैनल है उनका। अच्छा, और वो डेली अपनी रूटीन जो है वो शेयर करती हैं और वीडियो एडिटिंग खुद करती हैं। इसके अलावा जिनका मतलब कुकिंग बहुत अच्छी आती है, उन्होंने कुकिंग चैनल बना लिए हुए। मतलब ये नहीं कि इनको जस्ट आप एक, नो डाउट डिग्री बहुत ज़रूरी है, स्किल के साथ, डिग्री के साथ साथ जहाँ पे हमें लगता है बीइंग अ स्पेशल एजुकेशन टीचर कि ये स्किल है और हमें इनको आगे स्किलफुल बनाना है, तो हम उसके ऊपर वर्क करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट भी क्रिएट की है, जबकि उनकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। अच्छा। तो वही जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि इनके लिए थोड़ा ये है कि जो वीडियोस होती हैं, जो इमेजेस होते हैं, उनके सबटाइटल्स होते हैं। एक अगर हम कोई भी एक डिज़ाइनर जो है कोई भी कंटेंट वो डिज़ाइन करता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो उसके अंदर कलर कंट्रास्ट जो है वो बहुत एक मीनिंगफुल होना चाहिए।
किसी भी रिव्यू ज़रूर होना चाहिए, कोई भी इमेजेस हैं, वीडियोस है, ऑडियो है, उसका एक रिव्यू एंड समरी, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जिससे क्या होता है जो मीनिंगफुल लिंक्स होते हैं वो उसको अंडरस्टैंड करते हैं, देन वो उसके ऊपर वर्क करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरत है कि जो भी ऐसा डिज़ाइनर कोई कंटेंट क्रिएट करता है तो वो इस तरह का होना चाहिए रिगार्डलेस एनी पर्सन एबिलिटी और डिसेबिलिटी। ठीक है, दोनों को मद्देनजर रख के दोनों ये को चीज़ें मद्देनजर करने रख चाहिए। अच्छा मुदस्सिर, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ये आपने सीखी कहाँ से थी? कोर्सेज कहाँ से किए थे? कहीं जाना पड़ा इंस्टीट्यूशन में, या घर पर ही वीडियोस देख के यूट्यूब पर और इसमें आप एक्सपर्ट बन गए? नहीं, क्या उसे कहते हैं, ऑनलाइन बहुत से चीज़ें सीखी हैं मैंने, यूट्यूब से, गूगल से। अच्छा। लेकिन जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है इस वक्त लर्निंग की वो आई स्किल्स है, और उधर से मुझे काफ़ी एज मिला और उधर से मैंने काफ़ी सीखी चीज़ें। तो मेरा वो टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। अच्छा। तो आई स्किल जो है उधर से मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी, और फिर अभी जो भी सीखना होता है फिर मैं अपना, क्योंकि अभी इनफ चीज़ें जो बेसिक जब आपको आ जाती है ना, जो आपकी बेसिक बुनियाद बन जाती है, तो फिर आप कहीं भी जाके कोई भी चीज़ सीखें ना, गूगल से, यूट्यूब से और डिफरेंट जगहों से, तो फिर आपको इजीली समझ आ जाती है कि ये क्या चीज़ की है, ये आपको समझने में आसानी हो जाती है। तो अभी आप किन किन लोगों के साथ काम कर रहे हैं या फ्रीलांसर काम कर रहे हैं? मैं बेसिकली अभी खुद का काम कर रहा हूँ, खुद के प्रोजेक्ट हैं, और अच्छा। फ्रीलांसिंग भी करता हूँ साथ में। तो आपका इरादा है कि आगे जो आप जैसे और लोग हैं जो किसी न किसी डिसेबिलिटी में इसमें मुब्तला हैं, तो उनको आप सिखा सके इस हवाले से, जिस तरह आप तरक्की करें इस तरह वो लोग भी तरक्की करें और आगे बढ़े? जी बिल्कुल, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है पापा के नाम से, और पाकिस्तान लाइव पीपल एसोसिएशन के नाम से मैंने बनाई है एक ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर जो हमारा जो विजन है मेरा वो यही है कि जितने भी स्पेशल पर्सन है पाकिस्तान में है या वो पूरी दुनिया में है, उनको खुददारी वाली ज़िंदगी देनी है और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी के साथ वो अपना घर में बैठ के रोज़गार कमाएं, या अगर कोई फिज़िकली जॉब उनको कोई ज़रूरत है तो उनको वो मुहैया की जाए। तो मैं जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हमारे पाकिस्तान के, तो मैं उनको साथ मिलाकर ये काम करना चाहता हूँ, और मैं इसीलिए मैंने वो ऑर्गेनाइजेशन ये बनाई है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी इनफ जो है इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, ख़ास करके स्पेशल पर्सन्स के लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें दी जाती है ताकि वो इस सोसाइटी में आगे बढ़ सके? नहीं, ये अब जो है हमारे यहाँ इनिशिएटिव इनफ नहीं है मैं समझता, और ये स्पेशल पर्सन जितने भी हैं ये बिल्कुल कट ऑफ है इस मुआशरे से, स्पेशली एग्जैक्टली, बिकॉज हमारा अपना ही जो मुआशरा है उनको निगलेक्ट करता है, उन्हें आगे बढ़ने की जो अपॉर्चुनिटी है या एक चांस है वो ही नहीं देता है। एग्जैक्टली हमारे यहाँ देख रहे हैं कि जब आप एजुकेशन की बात करें, अगर मुझे एजुकेशन की बात करें अगर, तो पहली बात तो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर स्कूलिंग लेवल के ऊपर चले जाए, स्कूल के अंदर चले जाए, तो वहाँ बुलिंग होती है, आपको बच्चे तंग करते हैं, आपको बच्चे छेड़ते हैं, ठीक है, बुरे बुरे नाम से बुलाते हैं लोग। मैं नहीं बात कर रहा, ये आप किसी भी स्पेशल पर्सन से पूछ ले। तो हमें तो पहले मुआशरे को भी एजुकेट करना पड़ेगा, और फिर जो स्कूलिंग लेवल है उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस हवाले से ठीक करना पड़ेगा। सिर्फ एजुकेशन के ऊपर ये बात खत्म नहीं होगी, जब तक इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन का भी हमें इनके लिए ख्याल करना पड़ेगा, इनके लिए रोज़गार का भी ख्याल करना पड़ेगा, इनके लिए जो रिसोर्सेज हैं जैसे कि इंटरनेट है, हर चीज़ इनके लिए एक्सेसिबल बनानी पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि बिल्डिंग्स के अंदर अभी एक स्पेशल पर्सन चला जाए बैंक के अंदर या एटीएम के अंदर, तो वो बहुत कम ऐसी जगह है कि जहाँ व्हील चेयर एक्सेसिबल है, और अकेला एक व्हील चेयर पर्सन जो है, व्हील चेयर वाला इंसान, वो मूव ऑन नहीं कर सकता खुद ही। तो शाजिया आप क्या कहेंगे इसके हवाले से? उन्होंने वो पॉइंट्स हाईलाइट किए जिस पे हम पहले भी बात मेरे ख्याल से कर चुके हैं, और क्या आपको लगता है कि आवाज़ उठाई जाती है, हम लोग भी उठाते हैं, मीडिया भी उठाते हैं, आप जैसे लोग भी आवाज़ उठाते हैं, तो वो उन लोगों तक आवाज़ पहुंचती है जिन्होंने इस हवाले से इनिशिएटिव लेने होते हैं?
किसी हद तक कह सकते हैं कि वो उन तक आवाज़ पहुंचती है, लेकिन इस पे अभी ऐसा भी नहीं हम कह सकते कि ये वाली कम्युनिटी जो है वो बिल्कुल निगलेक्टेड है। इस पे वर्क हो रहा है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली खुद उस एनवायरनमेंट के अंदर हूँ। क्योंकि जब एक बच्चा जो डिसेबिलिटी के साथ पैदा हुआ है उसकी एक्सेप्टेंस तो घर से ही नहीं है। अगर हम एक परसेंटेज देखें तो फैमिली मेजॉरिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करती। 60% इस तरह के पेरेंट्स हैं जो कि विद डिसेबिलिटी है, बच्चे को इग्नोर कर रहे हैं, तो उस बच्चे का सेल्फ इमेज कैसा क्रिएट होगा। तो लेकिन अब ज़रूरत है, अब बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्चेस हो रही हैं, बहुत डिबेट हो रही है, मेन स्ट्रीम की तरफ जाया जाए ताकि एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। सबसे पहले ये है कि वो जो एक सेग्रीगेटेड सेटअप के अंदर बच्चा होता है तो उसका एक माइंड सेट हो जाता है। जब हम उसे मेन स्ट्रीम करते हैं तो वो आके उसकी सोशलाइजेशन होती है, हेयरिंग कम्युनिटी के साथ आते हैं। हो सकता है कि इन्होंने एक कुछ हाइप्स क्रिएट हो जाती हैं कि हमें इग्नोर किया जा रहा है, मेजॉरिटी नहीं करती है। लेकिन जब ये मेन स्ट्रीम होंगे, उस एनवायरनमेंट के अंदर आएंगे, इन्हें प्रैक्टिकली आके अंदाज़ा होगा कि इनको उस लेवल का बुली नहीं किया जाता है या इनको उस लेवल पे आके इग्नोर नहीं किया जाता। वहाँ पे उस एनवायरनमेंट के अंदर इनकी बहुत अच्छी लर्निंग हो रही है। मैं एक ऐसी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ एक बच्ची है जिसको मैं जानती हूँ, 16 इयर्स की है, मारिया उनका नाम है। उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ और वो मेकअप ट्यूटोरियल देती हैं। अच्छा। और जब मैंने उनसे पूछा कि ये आपको कैसे ख्याल आया और कैसे करती हैं, तो उन्होंने कहा कि जब मैं देखती थी अपने सिबलिंग्स को कि सभी जो है वो घर में अपना अपना काम कर रहे हैं, शेयरिंग करते हैं, तो उसने उस चीज़ को नेगेटिव नहीं लिया कि मेरे साथ शेयरिंग नहीं हो रही या मुझे ये स्किल नहीं आती है। तो उसने यूट्यूब से सर्च करना शुरू किया कि चैनल क्रिएट कैसे करते हैं, कंटेंट कैसे डालते हैं, और आज वो बहुत सक्सेसफुल है। क्या बात है। तो ये पॉजिटिव वाइब्स हैं। तो हमें सबसे पहले ज़रूरत है इस कम्युनिटी को पॉजिटिव इम्पैक्ट देने की, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ स्पेशल पर्सन्स के लिए हम नहीं कह रहे, ये जो बाकी जो लोग हैं उनके लिए भी ये है कि उनको देखकर ताने ना दिए जाए, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें ना बोली जाएं ताकि उनका जो मोराल है वो डाउन ना हो। अच्छा मुदस्सिर, लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी। एक तो स्पेशल पर्सन्स के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से कुछ ऐसी 5 टिप्स हमें बता दें जो बाकी जो लोग हैं वो भी घर बैठे उनको सीख कर पैसे कमा सकते हैं। ये सबसे पहले तो इसमें ये होता है कि आपने जिस कंसिस्टेंसी इसके अंदर बहुत होती है चाहिए कि जिस फील्ड के अंदर आप चले जाएं, इसमें डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। जैसे कि एसईओ कर रहे हैं आप, फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट करना चाहते हैं, ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, जिस चीज़ के अंदर भी आप जाना चाहें तो आप उसके अंदर अपना काम स्टार्ट करें और उसको छोड़ें ना। फिर दूसरा जो चीज़ है इसके अंदर टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। वो उसके ऊपर भी फोकस रखें कि एटलीस्ट डेली 3 से 4 घंटे इसको टाइम दें। और ये ऑनलाइन जो वर्क है वो 5 से 6 महीने मांगता है सक्सेसफुल बनने के लिए। ठीक है जी। रारा मुदस्सिर हमारे साथ मौजूद है, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है, और शाजिया अनवर ने भी हमें ज्वाइन किया था। बहुत शुक्रिया शाजिया जी आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया और आप यहाँ पर आए, और मुदस्सिर आपका भी बेहद शुक्रिया। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, मुल्क इस वक्त महंगाई के गिरदाब में है और इस भंवर से रियासत का हर तबका मुतासर हुआ है, और बिलखसूस मुआशरे का दिहाड़ीदार तबका फ़िक्र मुआश की चक्की में पिस कर रह गया। जहाँ गरीब अफराद मुल्क की सतह पर बढ़ती महंगाई से मुश्किलात का शिकार है, वहीं इस मुल्क को दीमक की तरह चाटने वाले माफियाज ने नाक में दम कर रखा है। खुराक की किल्लत, बुनियादी अशिया ज़रूरिया की तरसील को आर्जी तौर पर रोक कर यहाँ महंगाई का राज किया गया है, और इस सारे मंजर में मुआशी मौत सिर्फ गुर्बत में घिरे अफराद की ही है। और इसी तरह अगर बात की जाए LPG की, तो ये माफिया अपनी जेब गर्म करने में सरगर्म है, और मौसम गर्मा में भी LPG की कीमत आसमान से बातें करने लगी है, और शहर में कहीं पर भी LPG ओगरा रेट पर दस्तयाब नहीं है।
ओगरा की जानिब से इस महीने के लिए एलपीजी की कीमत 234 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जनाब 270 से 300 रुपये फ़ी किलो में एलपीजी फ़रोख्त की जा रही है। और एलपीजी की कीमत में बेजा इजाफे ने सार्फिन को परेशान करके रख दिया है। ब्लैक मार्केटिंग के बायस भी एलपीजी आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी है और गरीब के लिए इस वक्त 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया है और मुतल्लिका इदारे माफियाज के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से माफियाज दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हैं। तो किस तरह की पॉलिसीज़ हमें अपनानी चाहिए, क्या जनाब ये माफियाज का आगे क्या होने वाला है, ये एलपीजी की कीमत कम होगी ज़्यादा होगी, इस हवाले से बात करेंगे। राना फहद नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। फहद आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मामलात अवाम की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं, बहुत दूर हो गए, बहुत दूर होते जा रहे हैं। हर बंदा परेशान है, यकीन करें हर बंदा परेशान है। और एलपीजी जो है वो गरीब का फ्यूल इसको समझा जाता था, मगर अब ये गरीब की पहुंच से बाहर है। पहुंच से दूर ये है। 1-2 साल पहले की बात है कि एलपीजी मौसम गर्मा में 80 से 85 रुपए से ऊपर फ़ी किलो नहीं जाती थी। सही, क्योंकि इस्तेमाल इतना नहीं होता इस्तेमाल इसका बेसिकली इसका इस्तेमाल जो है ना वो भी गरीब तबका ही ज़्यादा करता है। अब आप देखें ये रिक्शा ड्राइवर इस्तेमाल करते हैं इसको, अच्छा, लोडर गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। अब अमीर बंदा तो रिक्शा नहीं चला सकता ना, अब गरीब बंदे ने रिक्शा चलाना है, उसने अपने सारा दिन रिक्शा चला के शाम को 1500 रुपया कमा के अपने बच्चों की रोटी कमा के घर लेके जानी है, ठीक है। और उसमें रिक्शे में सफ़र भी अमीर बंदे ने नहीं करना, ठीक है। रक्शे में सफर मिडिल क्लास बंदे ने करना, ठीक है ना। अमीर बंदे को रक्शे की जरूरत नहीं है। तो ये मामला जो है वो अब आवाम की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। एलपीजी, अच्छा मज़ेदारी की बात यह है कि पता है सर पे इंतजामिया बैठी है, सब कुछ इधर मौजूद है, फिर पता है कि महंगी बिक रही है, फिर क्या ओगरा रेट पे दस्तयाब नहीं है, कार्रवाई कोई नहीं। कार्रवाई करेंगे, 2-4 छोटी दुकानों वाले पकड़ेंगे, उसके बाद कह देंगे जी ओके। ये सूरत हाल है एलपीजी की। नहीं तो मतलब हर चीज पता होने के बावजूद, इल्म होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही और परेशानी में मुब्तला है आवाम। माफियाज तो इल्म में ला के काम करते होते हैं, अच्छा, ये तो आपको पता है। माफिया जो होता है वो इल्म में ला के काम करता है, मगर ये तो इदारों का काम है, ओगरा का काम है कि इस जो है वो ब्लैक मार्केटिंग को कंट्रोल करे। उसके बाद ओगरा की जानिब से मुख्तलिफ इदारों को इस हवाले से लेटर लिखे जा चुके हैं, जिसमें पुलिस है, ज़िली इंतज़ामिया है, इन दोनों ने मिलकर काम करना है, ओगरा की टीमों ने मिलकर काम करना है। हमारी इस तारीख में कभी ओगरा ने इस हवाले से कोई कार्रवाई की है, कोई इनिशिएटिव लिया है कि ये ब्लैक मार्केटिंग को रोका जा सके? देखें ये गुज़िश्ता कई साल से ये प्रैक्टिस चलती आ रही है। अच्छा, प्रैक्टिस ये थी कि गर्मियों में एलपीजी सस्ती हो जाती थी और मौसम सरमा में एलपीजी की कीमतें बढ़ जाती थी, और ये 4 माह जो मौसम सरमा के हैं उसमें ब्लैक मार्केटिंग वाले अपनी जेबें भरते थे और बड़ी तादाद में जो है वो ब्लैक मनी इकट्ठी करते थे। इस दफ़ा तो ये सूरत हाल है, पिछले साल भी और ये साल, ये 2 साल ऐसे गुजर रहे हैं कि जिनमें मौसम गर्मा में भी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। उसकी बड़ी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ कि मौसम गर्मा में इस वक्त एलपीजी की कीमत, इसकी कीमत क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसकी तलब बढ़ गई है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि कुदरती गैस जो है वो आपको पता है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ औकात में दस्तयाब नहीं होती। अब तो जो नया शेड्यूल आया है गैस का, जो नए शेड्यूल के मुताबिक सिर्फ खाना बनाने के औकात में गैस मिलेगी, उसके बाद लो प्रेशर कर दिया जाएगा। और वैसे भी रात को 10 बजे के बाद गैस नहीं आती है घरों में, सुबह को 10 बजे के बाद भी नहीं आएगी। अच्छा, हाँ जी, मैं आपको बताता हूं। मतलब मैं तो रात की बात कर रही थी, आपने सुबह का भी। अब सूरत हाल है, जो नया शेड्यूल जारी हुआ है वो 5:30 से 8:30 बजे तक है। अच्छा, सुबह गैस दस्तयाब होगी। अच्छा, उसके बाद 12 बजे से 2 बजे तक है गैस दस्तयाब होगी। उसके बाद 5:30 से रात 10 बजे तक गैस दस्तयाब होगी। इन बाकी औकात में लो प्रेशर होगा। लो प्रेशर का मतलब है कि नहीं आएगी गैस। अच्छा, ठीक है ना। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, ज़्यादा अक्सरियती इलाकों में गैस दस्तयाब नहीं होगी इन औकात के अलावा। अच्छा, इन औकात में, जो खाने के औकात में, इनमें सुई नॉर्दर्न इंतजामिया का कहना है कि हम इंश्योर करेंगे कि गैस दस्तयाब हो फुल प्रेशर पे। अच्छा, बाकी औकात में लो प्रेशर होगी। मगर लो प्रेशर का मतलब ये है कि आपका सिटी इतना बड़ा है, इतना गुंजान आबाद है कि यहाँ पर सूरत हाल ये होती है कि जिसको लो प्रेशर ये कहते हैं वो खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली, मतलब आगे आगे घरों में आएगी, पिछले घरों में बिल्कुल भी नहीं आती। हाँ जी, चंद एक इलाकों में आएगी जो बिल्कुल करीब हैं लाइनों के, जहाँ से जो है ना वो SMS करीब है,
उसके बाद जो इलाके हैं वहां पर गैस दस्तयाब नहीं आती है, बिल्कुल हाँ ऐसी जी, है। ये अच्छा, सूरत एलपीजी हाल के हवाले से बात कर लेते हैं। इरफान खोखर साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, चेयरमैन है एलपीजी डीलर्स एसोसिएशन के। इरफान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरफान साहब बताइएगा, एलपीजी की कीमत जो है आसमान से बातें कर रही है। ओगरा का रेट 234 रुपये है, मार्केट में 270 से 300 रुपये तक जो ये बेची जा रही है। कौन है पूछने वाला? चलिए, अस्सलाम वालेकुम जी, रमज़ान साहब को और आपको भी, लाहौर न्यूज़ को भी बड़ी मेहरबानी। आप हमेशा जो आवाम की बात करते हैं और खासतौर पे एलपीजी के हवाले से हमेशा आपने ये जब महंगी होती है तो बात करते हैं, और मैं वही बात कई सालों से आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि ये एलपीजी, जैसा राणा साहब अभी बता रहे थे कि 3 टाइम गैस मिलेगी, मैं कहता हूँ ये 3 टाइम भी नहीं मिलेगी। और मैं कई सालों से कह रहा हूँ, पिछले 15-20 साल से कह रहा था कि कुदरती गैस नहीं होगी। ये सीएनजी में हमने जला दी, हमने अरबों रुपया जला दिया। इस वक्त भी आप देखें तो हमने सिर्फ वोट लेने के चक्कर में फिर एलएनजी इंजेक्ट किया, अरबों रुपए का हम 7 साल नुकसान कर रहे हैं। दोनों सुई गैस कंपनियां इस वक्त तबाही की दहाने पे हैं, डिफॉल्ट कर चुकी हैं। 1500 अरब के सरको डेट में पिछले साल से, इस साल तो और मजीद ऑलमोस्ट हो जाएगा। चोरी चिकारी के मद में अरबों रुपए हम जाया कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एलपीजी पे अरबों रुपए हम टैक्स ले रहे हैं। दूसरी बात भी आपने सवाल किया कि एलपीजी की कीमतों के हवाले से, और आप अच्छी बात की शायद है कि हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि एलपीजी माफिया ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, और चेयरमैन वगैरह ने इस बार बड़ी मेहरबानी की, और मैंने हाई कोर्ट से एक ऑर्डर लिया है, लाहौर हाई कोर्ट ने मेहरबानी की कि 30 अप्रैल को एक रिट पिटीशन मैंने फाइल किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन 30 ईद से कबल वो ऑर्डर हुआ। जो नोटिफिकेशन ओगरा का ये एलपीजी माफिया उसको नहीं मानता था, इम्पोर्टर नहीं मानते थे, मैंने एसएजीसी जिसने अरबों रुपया लूटा इम्पोर्ट की, और उन्होंने हुकूमती नोटिफिकेशन को हवा में उड़ाया और अरबों रुपए की ब्लैक मार्केटिंग, सरकारी कंपनी एसएजीसी ने अरबों रुपए की ब्लैक मार्केटिंग की। अच्छा, हाई कोर्ट लाहौर ने एक हुक्म पास किया कि चेयरमैन ओगरा इसको फौरी तौर पे देखे, और चेयरमैन ओगरा ने मुझे हुक्म था हाई कोर्ट लाहौर का कि मुझे 27 तारीख को ही सुबह 10 बजे वहां पे हियरिंग पे पेश होना था। जो ही ईद की छुट्टियां खत्म हुई, अगले दिन मैं गया, चेयरमैन वगैरह ने मेहरबानी की, फौरी हियरिंग की। उसमें मेंबर फाइनेंस, मेंबर गैस और पूरी एलपीजी की टीम शामिल थी। उन्होंने कहा ये नोटिफिकेशन हमारा बिल्कुल ठीक है। उन्होंने नेक्स्ट हियरिंग अभी फौरी तौर पर करके, जो ओगरा के नोटिफिकेशन के अंदर इन्होंने डोंग रचाया कि इंडिजिनस के लोकल एलपीजी का नोटिफिकेशन होता है, और कई सालों से ये नोटिफिकेशन चल रहा था, लेकिन जो गैस माफिया उन्होंने इतने ताकतवर एसएजीसी के लोग, जो पोर्ट की जहाजों के जहाज, जो मिनिस्टर साहब बार बार कहते थे जहाज आएंगे, वो जहाज आकर के उन्होंने 1 लाख रुपया फी मैट्रिक टन यानी 100 रुपए केजी वहां से ब्लैक मार्केटिंग शुरू। लेकिन इरफान साहब, लोगों को तो ये इल्म नहीं है ना कि कौन ब्लैक मार्केटिंग में मुलव्वस है, कौन नहीं है, क्या हो रहा है, पीछे कौन करप्शन कर रहा है। लोगों को तो ये है कि एलपीजी सस्ती मिले। ओगरा ने अगर 234 रुपए कीमत रखी है तो 234 रुपए में मिले, या इससे भी कम मिले, 300 रुपए में, 270 रुपए में बेची जा रही है। इसका कौन जवाब दे है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं यही चीज बताना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट के अदारे एसएजीसी जिसने इंपोर्ट की, उसने खुद ब्लैक मार्केटिंग की। अच्छा। उसने खुद ही ओगरा के नोटिफिकेशन, हुकूमती नोटिफिकेशन को हवा में उड़ाया, और उन्होंने कहा कि ये गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला का शुक्र है, लाहौर हाई कोर्ट ने जब डायरेक्शन पास की ओगरा चेयरमैन को, और उन्होंने ये पूरी मीटिंग की और नेक्स्ट हियरिंग पे फैसला करके, मुझे उम्मीद है कि अगले महीने का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें ये जिस लफ्ज को आड़े बना के अरबों रुपए वहां से लूटा है इन्होंने, वो उसमें वो लफ्ज शामिल, कोर्ट का लफ्ज शामिल किया जा रहा है। अवाम को लूटा है, अवाम को अभी भी लूटा जा रहा है। अभी भी जो है ओगरा की जो कीमत है उससे तो बरअक्स ही लिए जा रहे हैं पैसे। अभी भी उस नोटिफिकेशन अगले महीने से वो जारी होने में है इंशाल्लाह ताला। और मैं एक बात और कह दूं, ये हमारे जो लाहौर इकोनॉमिक जर्नल से मीडिया है, या इन सब की तरह से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 26 तारीख को चेयरमैन ओगरा और उनकी पूरी टीम तशरीफ ला रही। इंशाल्लाह ताला सारी सेफ्टी के हवाले से भी जो आपने मेहरबानी की है, वो वहाँ पे एक सेशन किया जा रहा है। राणा साहब हमने सबने मिल के इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और मैं स्पेशली मैं काश अनवर साहब का प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मशहूर हूँ, उन्होंने इन्वाइट किया। मेरे कहने पे चेयरमैन वगैरह को यहाँ पे 26 तारीख को तशरीफ ला रहे हैं, वो सारा दिन गुजारेंगे और हम सारी चीजों से डिस्कस करेंगे। और मैं आपको भी कहना मशहूर का, आप हमेशा जब एलपीजी की कीमत बढ़ी और अवाम के साथ ज्यादा, और आपने मुझे सुबह में पाकिस्तान के किसी कोने में आपने मुझे जगाया, और जब जाको लाहौर में मुझे आने का मौका दिया और आवाम तक हमारी आवाज पहुंचाई। अभी मैं कराची में हूँ, लेकिन मैं आपके साथ हूँ, लाहौर के साथ हूँ। मैं दुनिया
ग्रुप का बेहद मशहूर कि आपने हमेशा बिल्कुल। अच्छा इरफान साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, फाहद से भी जानने की कोशिश करूँगी तमाम तरह जो सिनेरियो हमें बताया इरफान साहब ने कि पिटीशन भी दायर की गई, उसके ऊपर अमल दरामद भी हुआ, एक और फिर हेयरिंग है, लेकिन क्या उसके बाद मार्केट में कोई उसका इम्पैक्ट हुआ? कहीं पे आपको नज़र आया कि अच्छा कोई सख्ती की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है इसके खिलाफ? देखिए इस वक्त तो मार्केट में कहीं भी सख्ती दिखाई नहीं देती। अगर सख्ती होती तो जो मुकर्ररा कीमत थी उस रेट पर जो है वो एलपीजी लोगों को दस्तयाब होती। कीमत तो जो है वो आपको पता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, मगर इस कीमत के असरात क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मैंने आपको बताया कि एलपीजी गरीब का फ्यूल समझा जाता था और ज़्यादातर ये रक्षों में और लोडर गाड़ियों में और छोटे छोटे जो ठेले लगे होते हैं बाजारों में, आप देखती हैं रोड्स पर छोटे छोटे ठेले, कोई नान टिक्की की दुकान, कोई चनों की दुकान, उन्होंने छोटे छोटे सिलेंडर रखे होते हैं। तो ये उनकी यानी कि उनका एक खानदान है जो उधर रेडी लगा के बैठा है, वो एक खानदान है, यानी कि जो एक बंदा कमा रहा है वो अपने पूरे खानदान को पाल रहा है। अच्छा उसके बच्चे भी हैं, बीवी भी है, आगे सारा सिलसिला उनका खाना शाना ये वो उसने उधर से कमाना है। और जिस बंदे ने उस रेडी से आके खाना खाना है वो भी मजदूर तबका होगा, अमीर बंदा वहां से नहीं खा सकेगा। अच्छा इस महंगाई, इस एलपीजी के महंगे होने की वजह से उन अशिया की कीमतें जो है वो बढ़ गई हैं। यानी कि अगर कोई एक नान टिक्की फर्ज करे या चने की प्लेट वो 50 रुपए की थी तो वो 100 रुपए की होगी, डबल कीमत होगी, क्योंकि एलपीजी की कीमतें डबल हो गई हैं। अच्छा इसका इफेक्ट डायरेक्ट गरीब आदमी पे पड़ रहा है। ये हुकूमती इदारों को इस हवाले से सोचना चाहिए, ओगरा को इस हवाले से ख्याल करना चाहिए कि हुकूमत गरीब की बात करती है, कि गरीब को रिलीफ देने की बात करती है, तो ये छोटी छोटी जो पॉकेट्स हैं इनको बंद क्यों नहीं किया जाता? जब तक इसकी ब्लैक मार्केटिंग ख़त्म नहीं होगी, इसकी कीमतों में कमी नहीं आएगी और ओगरा रेट पे ये दस्तयाब नहीं होगी, लोग इसी तरह परेशान रहेंगे। रक्षे वाला अगर एलपीजी इस्तेमाल करता है तो वो सारा दिन अगर 80 रुपये या 85 रुपये एलपीजी की कीमत थी तो उसका किराया भी कम कर दिया, उसने अपना किराया भी कम रखा था और सारा दिन जो है वो सवारी लेके कोई रात के टाइम कोई 500,000 बच्चों के लिए कमा के ले जाता था। मगर अब यकीन करें कि आप मार्केट में चले जाएं, परेशान है, सवारी नहीं मिलती उन्हें। सिर्फ परेशान नहीं है, सिर्फ परेशान नहीं है, आप किसी एक रिक्शा ड्राइवर के सामने माइक करें, पता चलेगा वो रो पड़ेगा कि यार मैं रात को क्या 1000 रुपया कमा के ले जाता हूँ, 12,000 रुपया या 15,000 रुपया घर का किराया है, बच्चों का जो है वो स्कूलों की फीसें हैं। कई तो रिक्शा ड्राइवर ऐसे बेचारे कहते हैं कि हमने तो अपने बच्चों को जो है वो स्कूल से हटा लिया क्योंकि नहीं अदा कर सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, फीसें नहीं दे सकते, उनके कपड़े नहीं खरीद सकते। ये सूरत हाल है। तो अवाम को ये छोटी छोटी जो पॉकेट्स हैं ये बंद करनी पड़ेंगी हुकूमत को और अवाम को रिलीफ देना पड़ेगा, वरना तो सूरत हाल ये तो बेलगाम माफिया 330 340 रुपए में बेचेगा, 350 रुपए में बेचेगा अगर इन पे कंट्रोल ना किया गया। देखे माफिया तो बेलगाम जब हो जाता तो फिर वो जो मर्जी करे, जब हुकूमत ने कार्रवाई कोई नहीं करनी, जब इदारों ने कार्रवाई कोई नहीं करनी, ओगरा की तरफ से सिर्फ कह दिया जाता है कि हम कार्रवाई करेंगे, ब्लैक मार्केटिंग ये कर देंगे वो कर देंगे, सालों से उनके खिलाफ कार्रवाई तो आज तक नहीं हो सकी। हाँ, सालों से ये चीजें चल रही है और अब उनका हौसला इतना बढ़ गया कि मौसम गर्मा में भी यही सूरत हाल है। पहले तो 2-3 माह होता था वो कमा के निकल जाते थे, दौड़ जाते थे, अब मौसम गर्मा में भी यही सूरत हाल है। एलपीजी की वो जो तलवार है वो लटकी हुई है, कब इसकी 300 कीमतें बढ़ जाएंगी यार, 300 रुपया कैसे आप डेली का बजट अपना निकालें, मैं अपना निकालता हूँ, डेली का बजट पूरा ही नहीं होता, नहीं पूरा हो सकता। ठीक है, यहाँ हम अपनी पूरी सैलरी या अपनी पूरी आमदन जो है वो एलपीजी पे दे के जाएंगे घर खाने खिलाने के लिए, इसके अलावा नहीं हो सकता। वैसे गैस आती नहीं है। इरफान साहब क्या आप कहेंगे एक कोई मुस्तकिल हल क्या है इसका कि जिसके ऊपर अमल दरामद करा के इस ब्लैक मार्केटिंग से भी जान छुड़वाई जा सके और जो कीमतें हैं वो भी स्टेबल हो ताकि एक आम आदमी की पहुंच में आ सके? पहले बात तो ये कि मैं राना फहद की सारी बातों से बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूँ। और मैं एक बात यहाँ पे मैं एक चीज जब रमजान मुबारक में जब इन्होंने लूट मार शुरू की तो मैं मोहसिन नकवी साहब सीएम साहब के पास गया, उन्होंने मेहरबानी की, उन्होंने हफ्ते की रात को तमाम डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर को वीडियो लिंक्स पे लिया और उसके बाद कमिश्नर लाहौर ने ऑर्डर किया गया, कमिश्नर लाहौर ने इतवार के रोज तमाम डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर खोले गए, इनको तमाम प्लांट्स ओनर्स को वार्निंग दी गई। शेखपुरा डीसी का मैं वहां गया, वहां मीटिंग की, लाहौर में हमने कसूर और लाहौर की मीटिंग की, ननकाना साहब की मीटिंग, सब तमाम इतवार के रोज मौसम नतीजा ने तमाम डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर खुलवाए। 24 घंटे के नोटिस के बाद हमने प्लांटों पे कार्रवाई की, प्लांट सील कर दिए गए, लेकिन फिर भी कीमत कम नहीं। उसके बाद मैंने
अदालत का रुख किया और फिर वो जो जिस चीज को बेस बना के ये लूट मार करते थे और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसके नोटिस लेते हुए उसकी वो पिटीशन पे ऑर्डर किया और ओगरा इस पे अमल करने जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला मुझे आप दोस्तों की पहले की तरह मदद चाहिए और 26 तारीख को चेयरमैन ओगरा लाहौर तशरीफ ला रहे हैं चैम्बर कामत में। हम लाहौर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट की तमाम टीम अलग से भी बैठेगी। इंशाअल्लाह ताला सेफ्टी के ऊपर सेमिनार भी है और इसको भी हम एड्रेस करेंगे और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में इस माफिया को दफन करेंगे और आवाम को सस्ती कार देने के लिए मैं खुद और लाहौर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट और लाहौर चैम्बर मिलकर करेंगे। और इसके बाद पब्लिक अवेयरनेस जो गैर मेरे चैनल के ऊपर आप हमेशा मेहरबानी करते हैं, वहाँ पे रेडियो पाकिस्तान के डीजीपी एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए मुआहदा कर रहे हैं। इस तरह बाकी लाहौर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट जो है वो भी हमारे साथ इंशाल्लाह खड़ी होगी। हम मासूम जाने बचाने के लिए आपका तावन पहले से है, फिर भी इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। और मेरा एक ही नारा है, अगर हमने एक जान बचा ली तो हमारी आखिर में बहुत ये काम आएगी और आप एक पूरी बिल्कुल ऐसे ही है। हम तो आवाज उठाती रहे। मैं एक इस पे बात बल्कि खोखर साहब भी मौजूद है, एक बात करना चाहता हूँ। डिकेंटिंग जो है वो मना है, अच्छा, इलीगल है, सही, ठीक है। अब ओगरा आज तक इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सका यार। इतनी दुकानें, इसको लीगलाइज करे, अपना रेवेन्यू कमाए, टैक्स ले, मगर लीगलाइज भी नहीं करना इनको, वो गैर कानूनी काम भी कर रहे हैं। यानी कि ओगरा ये बड़ा काम है ना। आप देखें गली में चले जाएं, किसी एक मोहल्ले में चले जाएं, आपको 3-4 में एक गली में दुकानें नजर आ जाएंगी। वो डिकेंटिंग कर रहे हैं, उसी तरह मशीन के साथ कर रहे हैं। और वो इस तरह उन्होंने जो है वो जो है उनका सिलेंडर उसको उल्टा किया होता है, साथ लगा के पाइप मोटर के साथ उसको जो है वो शिफ्टिंग कर रहे हैं। डिकेंटिंग का मतलब होता है शिफ्टिंग, एक उससे बड़े सिलेंडर से निकाल के गैस छोटे सिलेंडर में डालना। तो वो गैर कानूनी, तो अगर ये हो रहा है और गैर कानूनी हो रहा है तो इसको लीगलाइज कर लिया जाए ताकि आपके लिए भी कोई रेवेन्यू जनरेट हो, हुकूमत के पास जो है वो उसके टैक्स आए, मगर उसको गैर कानूनी भी किया हुआ है और उसके खिलाफ कार्रवाई भी कोई नहीं। ठीक है, यहाँ तो बिल्कुल बंद कर दिया जाए इसको, या इसको लीगलाइज कर दिया जाए। दूसरी बात आप ये देखें कि ये सालों से ये ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, मगर सिर्फ क्या करते हैं जिला इंतजामिया या दूसरे इदारे, पुलिस वाले आते हैं, वो कोई एक दुकान पकड़ेंगे, उसको मारेंगे, पर्चा मचा लेंगे, सील कर दिया, उन्हें जुर्माने कर दिए और उनको लगता है कि ये कार्रवाई हो जाएगी, मीडिया में आ जाएगा और शायद हमारे ऊपर से जो जिम्मेदारी है हमारी वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। दुकानदार को देखे ना, दुकानदार को अगर 50 रुपए में चीज मिल रही है तो उसने 60 रुपए में बेचनी है। ठीक है जी। इरफान खोखर साहब हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन एलपीजी डीलर्स एसोसिएशन थे। इरफान साहब आपका बेहद शुक्रिया और राना फाद ने भी हमें ज्वाइन किया था। फाद आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर आए। और एलपीजी के हवाले से हम बात कर रहे थे कि जिसकी कीमतें इजाफा ही होता जा रहा है उसमें, और गर्मी के मौसम में भी इसमें इजाफा हो रहा है, तो इस हवाले से कार्रवाई ओगरा को करनी चाहिए और ज़िला इंतजामिया को भी करनी चाहिए। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। तो जनाब कदीम तहजीबों और सकाफ़त को आइंदा नस्लों तक मुंतकिल करने के लिए हज़ारों साल से कौमें अपने तारीख़ी पस मंज़र की अक्कासी करने वाले तारीख़ी विरसों को महफूज करती आई हैं और तारीख़ी और सकाफ़ती विरसाजात आइंदा नस्लों को मुंतकिल करने का वाहिद ज़रिया म्यूज़ियम्स यानी कि अजायब घर कहलाते हैं। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अजायब घरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और दुनिया भर में अजायब घरों की तंजीम इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूज़ियम ने 1978 से 18 मई को यानी कि आज के दिन को इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे यानी कि अजायब घरों के आलमी दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया। और हर साल इस काउंसिल के 146 रुकन ममालिक और 20,000 से ज़्यादा इनफरादी अरकान इस दिन को मनाते हैं, जबकि 2016 में 145 ममालिक के 35,000 अजायब घरों ने इस आलमी यौम में जो अजायब घर है उसमें शिरकत भी की थी। और दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जहां म्यूज़ियम मौजूद ना हो। और एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है कि अमेरिका में इस वक्त लगभग 1,500 के करीब म्यूज़ियम्स हैं। अगर बरतानिया की बात कर ली जाए, वहाँ पर भी सैकड़ों की तादाद में म्यूज़ियम्स में। और पाकिस्तान में कदीम तरीन अजायब घरों में से लाहौर का अजायब घर सबसे बड़ा है और इस म्यूज़ियम की बुनियाद 1855 में रखी गई थी। और लाहौर के अजायब घर में
मज़ीद जनाब कौन कौन से आर्ट मौजूद हैं, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करेंगे और आज के दिन को मनाने का मकसद क्या है। एक आम आदमी जब जाएगा अजायब घर तो उसे क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, इंफॉर्मेशन के लिहाज से कितनी अच्छी ये चीज़ है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ ज़हीर हसन साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी हैं टूरिज़म आर्कियोलॉजी एंड म्यूज़ियम डिपार्टमेंट के। ज़हीर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? थैंक यू जी, बिल्कुल ठीक ठाक। ज़हीर साहब आज वर्ल्ड म्यूज़ियम डे मनाया जा रहा है, तो सबसे पहले तो बताइए कि इस दिन को मनाने का मकसद क्या है। मतलब एक तो अजायब घरों के हवाले से ज़्यादा आगाही दी जा सके और दूसरा ये कि आर्ट के हवाले से इस दिन को मनाने का क्या मकसद है। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इस दिन को इंटरनेशनली और इवन पाकिस्तान में मनाने का मकसद ये होता है कि हम अपनी जो पास्ट है, हाँ अपना जो कल्चर है उसके साथ और जो हेरिटेज है उसके साथ इन टच रहें। ना सिर्फ जो मौजूदा जनरेशन है बल्कि जो हमारे बच्चे हैं, आने वाली जनरेशन है, वो भी देखे कि हमारे पास्ट में यहाँ क्या क्या होता था, कौन कौन सी तहजीबें यहाँ से निकली, कौन कौन सी यहाँ कल्चर्स और सिविलाइजेशन होती थी। तो वो चीज़ सिर्फ उस वक्त तक पॉसिबल है कि आप म्यूज़ियम में जाके वो पास्ट की पुरानी चीज़ें देखेंगे। गैलरीज होंगी, जिस तरह लाहौर म्यूज़ियम में आपने बताया, सबसे बड़ा हमारे पास यहाँ पे कॉइन्स की कलेक्शन है, यहाँ पे मुगला दौर की कॉइन्स हैं यहाँ पे। उसके अलावा जैन गैलरीज हैं, चाइनीज़ गैलरीज हैं, सिख गैलरीज हैं। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ होती थी उनको देख के जो हम लोग भी और आने वाली जनरेशन भी इससे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, इसके साथ कनेक्ट भी रह सकते हैं। अच्छा, आप पूरे पंजाब को आप ये कर रहे होते हैं, तो अगर एक तो लाहौर में आ गया हमारा ये, पूरे पंजाब में अगर देखा जाए तो हमारे कितने म्यूज़ियम्स हैं? जी छोटे बड़े म्यूज़ियम्स तो हमारे पंजाब में फैले हुए हैं। हाँ, कलर कहार में है, कसूर में है। अच्छा। लाहौर में लाहौर म्यूज़ियम के अलावा एक लाहौर फोर्ट में हमारी सिख गैलरीज भी हैं जो हमारी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी के अंडर है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज सिखों की कलेक्शन रखी हुई है, आर्टिफैक्ट्स की। उसके अलावा जो हमारा दूसरा जो सबसे मशहूर म्यूज़ियम है वो टैक्सिला म्यूज़ियम है, जहाँ पे ब्रॉन्ज एज की और पुरानी हड़प्पा सिविलाइजेशन की चीज़ें, वर्ल्ड रिनाउंड चीज़ें पड़ी हैं। जो चीज़ें वहाँ मौजूद हैं वो शायद दुनिया में कहीं और मौजूद ना हो। और दुनिया के म्यूज़ियम्स हैं, चाइना है, श्रीलंका है, नेदरलैंड्स है, वो हमें वक्तन फ़क्तन हमें लिखते रहते हैं कि जी फ़लाँ चीज़ हमारे म्यूज़ियम में ला के डिस्प्ले करें कुछ अरसे के लिए। फ़लाँ चीज़ तो हमारी कोलैबोरेशंस भी रहती है मुख्तलिफ म्यूज़ियम्स के साथ। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये चीज़ें जो पड़ी हैं हमारे पास टैक्सिला में और पूरी दुनिया में कहीं भी मौजूद है। जी बिल्कुल। अच्छा, पेशावर भी है, मोहनजोदाड़ो भी है, बहावलपुर भी है, यहाँ पर भी सारे हमारे म्यूज़ियम्स हैं। जी बिल्कुल, ना सिर्फ यहाँ पे हैं, हम बल्कि म्यूज़ियम्स एडिशनल बना भी रहे हैं। अच्छा। हमारी अभी स्कीम्स चल रही हैं जिसके तहत हाफजाबाद में एक म्यूज़ियम अंडर कंस्ट्रक्शन है, मुल्तान में एक म्यूज़ियम अंडर कंस्ट्रक्शन है, और आने वाले वक्तों में एक दो और भी अजला होंगे जहाँ पे हम म्यूज़ियम्स कंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि मैक्सिमम हमारी रीच हो। तो वहाँ पर किस तरह का कोई बनाया गया कि किस तरह का आर्ट या किस तरह की गैलरीज वहाँ पर की जाएंगी, किस तरह की जो चीज़ें हैं हमारी वहाँ पर प्रिजर्व की जाएंगी? जी, मकामी चीज़ें जो भी वहाँ से एक्सकवेट होता है वो वहाँ रखा जाएगा। फिर यहाँ पे लाहौर म्यूज़ियम में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स हैं, स्पेस इतनी नहीं है, तो वो जब बन जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि लाहौर म्यूज़ियम से वहाँ भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है या उनके अपने कोई वहाँ के आर्टिफैक्ट्स हैं वो भी लिए जा सकते हैं। बहावलपुर का आपने जिक्र किया, बड़ी पुरानी वहाँ पे सिविलाइजेशंस हैं, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी वहाँ के मुख्तलिफ महलों में पड़ी हैं, वो भी लेके वहाँ पे उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है ताकि लोग मैक्सिमम इसको देख सकें और जाके जो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सके अपनी तारीख के बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो लोग हैं किस म्यूज़ियम का रुख करते हैं? मतलब आपके अंडर तो पंजाब के सारे आते हैं, तो क्या डाटा क्या कहता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर जाते हैं लोग? सबसे ज़्यादा तो जाहिर बात है लाहौर म्यूज़ियम सबसे बड़ा, सबसे पुराना हमारा और सबसे पॉपुलेशन जो हमारा प्रोविंशियल कैपिटल है, तो सबसे ईज़ ऑफ एक्सेस भी इसी की है। तो इधर सबसे ज़्यादा जाते हैं। और जो सेकंड है हमारा टैक्सिला म्यूज़ियम, जिस तरह मैंने बताया, बहुत मशहूर भी है, बहुत यूनिक चीज़ें भी हैं। तो ये दो हमारे मेजर जो है अट्रैक्शन हैं जिस पे लोग सबसे ज़्यादा जाते हैं। अच्छा, जो लाहौर का म्यूज़ियम है उसमें कौन कौन सी आर्ट गैलरीज हैं, कौन कौन सा आर्ट वहाँ पर हमें मिलेगा? वहाँ पे जी मुग़लों की आर्ट गैलरीज हैं, वहाँ पे जो हिंदूज़ हैं, जैन होते थे, उनकी आर्ट गैलरीज हैं, सिखों की आर्ट गैलरीज हैं, बहुत बड़ी कॉइन कलेक्शन है, बहुत बड़ी वहाँ पे एंशंट कैलीग्राफी होती है, ख़ताती जो होती थी उसकी बहुत अच्छी और बहुत पुरानी कलेक्शन है। उसके अलावा कॉइन्स की बहुत पुरानी और बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कलेक्शन उनके पास कि एक वक्त में सारे कॉइन्स डिस्प्ले नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके डिस्प्ले करते जाते हैं। तो ये 6-7 गैलरीज हैं जो लाहौर म्यूज़ियम में है। और लाहौर फोर्ट में हमारी जो सिख गैलरीज हैं वहाँ पे प्रिंसेस वाम्बा कलेक्शन है, जो पेंटिंग्स की बहुत अच्छी और बहुत वास्ट कलेक्शन है, जो राजा रंजीत सिंह थी उनकी पोती थी, उन्होंने उनसे जब वो फौत हुई उनसे लेके यहाँ पे रखी गई।
तो और उनकी जो ढाल, उनकी तलवारें, इस तरह जो उनकी कलेक्शन होती थी वो भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो मौजूद पे है। रखी गई हैं। अच्छा, लोगों के लिए उनकी एक्सेस के लिए, दूसरा इंफॉर्मेशन के लिए किस तरह टेक्नोलॉजी का खास करके इस्तेमाल किया जा रहा है? बिकॉज हम अगर ओवर द वर्ल्ड देखें तो उन्होंने म्यूजियम्स में अब तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वहाँ पर किया जा रहा है कि डिस्प्ले होता है, पूरी हिस्ट्री आ रही होती है कि अच्छा ये जो एक चीज़ है इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, सारा लिख कर आ रहा होता है। हमारे यहाँ पर इसका किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है खास करके टेक्नोलॉजी के साथ? टेक्नोलॉजी को अभी अडॉप्ट किया जा रहा है लाहौर म्यूज़ियम में भी और टेक्सला म्यूज़ियम में भी। आने वाले वक्त में अभी जिस तरह आपने बताया कि उसी तरह सारा वो ऑनलाइन कर दिया जाएगा। अच्छा। कि ये इस पे आप देखेंगे तो वहीं पे लिखा आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है, इसकी क्या अहमियत है, ये किस चीज़ से बना हुआ है। इसके अलावा ईज़ ऑफ एक्सेस जिसे कहते हैं उसको इम्प्रूव करने के लाहौर म्यूज़ियम के लिए हम डिजिटल और वर्चुअल टूरिज़म की अभी प्लानिंग कर रहे हैं। तो उस पर आने वाले वक्तों में एक स्कीम आएगी, वो पूरा उसको अंदर से सर्वे किया जाएगा, उसकी हाई डेफिनेशन तस्वीरें खींची जाएंगी, तमाम चीज़ों को डॉक्यूमेंट करके उसकी इन्फॉर्मेशन एक सॉफ्टवेयर में डाल के हम अपलोड कर देंगे। वर्चुअल टूरिज़्म होगा, आप वो उस वेबसाइट खोलें, उस पर क्लिक करें, एक क्लिक पे आप लाहौर म्यूज़ियम के अंदर चले जाएंगे। कहीं भी लेफ़्ट राइट सीधा आगे जाना हो, क्लिक करें, आपको म्यूज़ियम के अंदर ले जाएगा। आप किसी भी आर्टिफैक्ट पे क्लिक करें, उसकी तमाम हिस्ट्री, उसकी सारी कंपोजिशन लिखी आ जाएगी। तो ये वर्चुअल टूरिज़म जिस तरह होता है मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में, तो इस पे काम हो रहा है। तो आने वाले इंशाल्लाह वक्तों में ये भी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। ये तो ज़ीर साहब वर्चुअल है, वर्चुअल वर्ल्ड में हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो ऑन द स्पॉट जो चीज़ें पड़ी होंगी उनका हम देखते हैं कि सिर्फ या तो नाम लिखा हुआ होता है कि ये चीज़ है, इसका ये नाम है, या 2-3 लाइंस में उन्हें डिटेल में बताया होता है कि अच्छा ये इसकी हिस्ट्री ये है। लेकिन फुल उसकी डिटेल बताना और कब से ये शुरू हुई और हमारे पास किस तरह ये प्रिजर्व किस तरह हमने किया, ये भी हमारी जो न्यू जनरेशन है उनको पता होना चाहिए। और ये ऑन द स्पॉट भी ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो हमें बता सकती है। जी आ चुकी है, और ये हम अभी पीसेस में लगा रहे हैं। जैसे टेक्सला म्यूजियम में अगर आप जाएं तो वहाँ जितने भी शो केसेस हैं उनके साथ एक QR कोड लगा हुआ है। अपने मोबाइल से QR कोड स्कैन करें तो जिस तरह बता रही हैं आपके फ़ोन पे सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। आप देख सकते हैं कि ये कौन सा आर्टिफैक्ट है, ये किस सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है, इसकी क्या अहमियत है, ये और किस जगह से लिंक्ड है। तो ये QR कोड्स टेक्सला म्यूज़ियम में लगे होते हैं। इसी तरह लाहौर म्यूज़ियम में भी ये इस पे काम हो रहा है कि इस तरह वो स्क्रीन्स लगी हों, बड़े बड़े डिस्प्लेज लगे हों, आप उन पे क्लिक करें तो आपको बता देंगे कि ये कौन सी गैलरी है, ये यहाँ क्या क्या इसमें रखा हुआ है और इसकी क्या अहमियत है। तो ये भी आने वाले वक्तों में हो रहा है अभी। अच्छा, लोग बच्चों को लेकर आते हैं ख़ास करके म्यूज़ियम में कि ताकि उन्हें पता चल सके हमारी हिस्ट्री क्या है, हिस्टोरिक चीज़ें हमारी वहाँ पे पड़ी हुई हैं? बिल्कुल, बच्चों को भी लेके आते हैं, बल्कि स्कूलों के टूर्स भी लाहौर म्यूज़ियम आते हैं, काफ़ी टेक्सला म्यूज़ियम भी जाते हैं। तो बच्चे तो हमारा फ्यूचर है, मेन मकसद तो यही है कि बच्चों को बताया जाए कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, पास्ट में या क्या क्या था। तो बच्चे ज़रूर आते हैं, बिल्कुल आते हैं। और इम्पैक्टफुल यही है कि हम बच्चों को वहाँ पर लेकर जाएं, उन्हें बताया जाए हमारी हिस्ट्री के बारे में। अच्छा, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, मतलब लाहौर में जितने भी म्यूज़ियम्स हैं वो तो एक बड़ा म्यूज़ियम हमारा, उसका बड़ा एहतमाम के साथ और ख़्याल के साथ चीज़ें की जाती हैं। बाकी म्यूज़ियम्स में इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से क्या क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? बाकी म्यूज़ियम्स में जो लाहौर म्यूज़ियम का तो आपने बता दिया, टेक्सला म्यूज़ियम में भी हमारा एक सेकंड लार्जेस्ट है। तो उस पर भी अभी हमें रिसेंटली ये QR कोड का मैंने बताया। इसके अलावा यहाँ पे अभी हमारा एक प्रोजेक्ट है फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ टूरिज़्म। उसके थ्रू हम सोलर पैनल्स वहाँ लगा रहे हैं ताकि वो अब क्योंकि बिजली की लोड शेडिंग अगर कभी होती है तो वहाँ पे गर्मियों के वक्त में ख़ास तौर पे ACs वगैरह चलते रहें। उसकी इम्प्रूवमेंट हुई है, उसकी अंदर से गैलरीज को रेनोवेट किया गया है, उसके गेट्स वगैरह की, उसकी लाइटिंग वगैरह इम्प्रूव की गई है। लाहौर म्यूज़ियम में काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। उसकी जो एग्जिस्टिंग गैलरीज हैं उसको आने वाले वक्तों में रीवैम्प करेंगे, उनको बेहतर करेंगे और वहाँ नई एडिशनल गैलरीज बनाने का भी प्लान है लाहौर म्यूज़ियम जी, ताकि उसको एक्सपेंड किया जाए, उनकी जो पूरी कलेक्शन है वो पूरी तरीके से डिस्प्ले हो सके। अच्छा, बहुत से जो पुराने खतूत हैं या कुरानी आयात को भी प्रिजर्व किया गया है, जो कुरान पाक था पुराने वाला, वो भी हमारे लाहौर म्यूज़ियम में ही है? जी, वो जिस तरह मैंने बताया था कैलीग्राफी का जो सेक्शन है तो वो वहाँ पे प्रिजर्व की हुई है। बहुत अच्छी बड़ी एक्सटेंसिव कलेक्शन है, वहाँ बहुत पुरानी कदीम चीज़ें पड़ी हुई हैं उधर। ठीक है, ये खतूत जो थे या पुराने जो हमारी कुरानी आयात थी या पूरा वो कुरान पाक था उसको वहाँ पे प्रिजर्व किया गया है। तो मज़ीद अगर लाहौर की तो आपने बता दी कि यहाँ पे गैलरीज़ बनाने का इनिशिएटिव, लेकिन बाकी जगहों पर किस तरह की कोई न्यू गैलरी बनाई जा रही है या कोई न्यू इनिशिएटिव लिया जा रहा है या पूरा कोई म्यूज़ियम ही डिस्कवर किया जा रहा हो?
जी, जिस तरह मैंने बताया था, नए म्यूजियम्स तो बन रहे हैं हमारे प्लान में है। इस वक्त जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो हाफजाबाद में और मुल्तान में ठीक है। और ये जब कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके बाद और भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे हम, गुजरात है फॉर इंस्टेंस, जिस तरह भावलपुर है फॉर इंस्टेंस, तो जब ये कंप्लीट होंगे तो फिर उन पे भी काम शुरू हो जाएगा। वहाँ पे भी हम म्यूजियम्स बनाएंगे, वहाँ पे भी फिर एक एक्सटेंसिव कलेक्शन रखेंगे। दूसरा, टूरिज्म के हवाले से आप क्या कहेंगे, किस तरह इसके फ़रोग के लिए काम किया जा सकता है, और अभी जो सारे हालात चल रहे हैं उस पर कोई फ़र्क पड़ा है हमारे टूरिज़्म पे? कोविड से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा था, वो हमारा डोमेस्टिक टूरिज़्म और इंटरनेशनल टूरिज़्म पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट किया था। लेकिन कोविड के बाद तो हमारा डोमेस्टिक टूरिज़्म काफ़ी रीबाउंड किया है। हमारी पंजाब की हद तक जितनी भी रिजॉर्ट्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लक्स बढ़ गया है। जिस तरह मरी वाली साइड है, ये चकवाल में लेक्स वगैरह हैं, साउथ में दरावड़ फोर्ट है, तो टूरिज़्म डोमेस्टिक जो है वो तो काफ़ी रीबाउंड किया है, काफ़ी जा रहा है, लेकिन उसमें मज़ीद अभी काम करने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल टूरिज़्म ज़ाहिर बात है वो थोड़ा सा मुल्क के हालात से रिलेटेड होता है, तो वो अप्स एंड डाउन उसके चलते रहते हैं। लेकिन उसके लिए भी कोई इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, बिकॉज बाहर से बहुत से लोग आते हैं तो उन्हें होटल्स के भी प्रॉब्लम्स होते हैं कि उन्हें गाइडेंस भी नहीं दी जाती है, गाइड टूर भी नहीं होते हैं, कि वो फिर इस तरह के भी प्रॉब्लम्स आते हैं। जी, बाहर से बहुत लोग आते हैं, स्पेसिफिकली पंजाब में तो रिलीजियस टूरिज़्म बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता है कि सिखों के यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुरुद्वारे हैं, तो काफ़ी सिखों के हवाले से तो उनको हमारी वेबसाइट होती है, उस पर हमारे टूर ऑपरेटर्स भी लिस्टेड होते हैं, और किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो TDCP या टूरिस्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, वहाँ से मिल जाती है। गाइडेड टूर्स को जो टूर गाइड्स हैं उनको हम रेगुलेट भी करते हैं, उनको रजिस्टर भी करते हैं। वो मिनिमम रिक्वायरमेंट जब पूरी करते हैं तो उनको लाइसेंस दिया जाता है। तो वो गाइडेड टूर्स वाले भी अवेलेबल हैं, तो वो उनसे भी रब्ता कर सकते हैं, हम लोग भी अवेलेबल हैं, हमारे से भी कर सकते हैं, हम उनको फैसिलिटेट करते हैं, हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। मतलब ये सारा ऑनलाइन भी सारा उन्हें फैसिलिटेशन है उनके पास। जी हाँ। तो सबसे ज़्यादा जब ख़ास करके लाहौर आते हैं, क्योंकि ये तारीखी शहर है हमारा, यहाँ पर ज़्यादा तारीखी जो है हमारा आता है वो, तो सबसे ज़्यादा टूर किस साइड पर होता है, कौन सी जगह का ज़्यादा टूर किया जाता है? लाहौर में तो जो बाहर से अगर आप ये सिखों की बात करते हैं तो वो अंदरून शहर का ज़्यादा वो करते हैं। इधर गुरुद्वारे हैं नारोवाल में, शेखुपुरा में, गुजरात में, उनको विज़िट करते हैं। पंजा साहब हैं, उनको विज़िट करते हैं, तो वो उस हवाले से करते हैं। बाकी जो टूरिस्ट आते हैं वो तो लाहौर में वही बात है, हमारा जो कल्चर और हेरिटेज है वो ओल्ड सिटी के साथ ज़्यादा लिंक्ड है। फोर्ट है, बादशाही मस्जिद है, इन जगहों को ज़्यादा देखते हैं। ठीक है। तो ख़ास करके जो हमारे लाहौरी हैं उनके लिए क्या कहेंगे, कि किस तरह के उन्हें जाकर इनिशिएटिव लेने चाहिए, या जैसे नाइट टूर का भी एहतमाम किया गया था, वहाँ पर भी उसका अच्छा फीडबैक आया आप लोगों को? बहुत ज़बरदस्त फीडबैक है। हमारी बसेस चलती हैं रात के वक्त, 3-4 मुख्तलिफ रूट्स हैं, रात को भी चलती हैं, दिन को भी चलती हैं। ओपन एयर डबल डेकर बसेस हैं, वो मुख्तलिफ लोकेशन से चलती हैं, वाघा बॉर्डर तक जाती हैं, शालीमार गार्डन्स तक जाती हैं, शहर का दौरा होता है। तो अभी रिसेंटली कुछ चंद माह पहले ही स्टार्ट किया था और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया। इतना अच्छा रिस्पांस आया कि अब हमने मजीद बसेस खरीद रहे हैं। 5 बसेस हमने और ख़रीदनी है डबल डेकर, और 2 हमने सिंगल डेकर बसेस अभी ख़रीद के दे दी हैं टूरिज्म TDCP को, कि वो उनको यूटिलाइज़ करें इस तरह के कामों के लिए। बहुत अच्छा और पॉजिटिव रिस्पांस, पॉजिटिव इसका रिस्पांस आया है। पिंडी में भी एक हमारी टूरिस्ट बस खड़ी है, इस तरह बहावलपुर में भी खड़ी है। सही। तो लाहौर में इतना अच्छा रिस्पांस आया था तो इसको अब एक्सपेंड करके पिंडी बहावलपुर तक ले गए। इंशाल्लाह और बसेज आएंगी आने वाले वक्तों में, और शहरों तक ले जाएंगे। अच्छा, इसका रूट क्या होता है इस डबल डेकर बस का? मुख्तलिफ रूट्स हैं। ये गद्दाफी स्टेडियम से चलती है, ऑल द वे शालीमार गार्डन पे जाती है, अंदर शहर में उसको घुमाते हैं, फिर वापस लेके आ जाती है। 3-4 घंटे का टूर होता है। दूसरा जो है वाघा बॉर्डर तक जाती है। अच्छा। वहाँ पे उसको फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी जो है तो वो करके वो फिर उसके वापस लेके आते हैं। तो ये 3-4 घंटे के 3-4 मुख्तलिफ रूट्स के टूर होते हैं। अच्छा, एक शालीमार बाग का भी आप लोगों ने नाइट टूर रखा था, वहाँ पर किस्सा कहानी भी होता था और ये सारी चीज़ें भी, वो हो रहा है अभी? बिल्कुल हो रहा है। अभी रिसेंटली एक काफ़ी बड़ा फंक्शन भी हमने किया था, काफ़ी कल्चरल, और उसकी परफॉर्मेंस वहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। और उसकी वजह से हमारे ये जो टूर बस है इसमें भी काफ़ी फ़ायदा हुआ था कि लोग टूर बसेस से हम लेके स्पेसिफिकली उनको शालीमार गार्डन लेके गए थे इसी काम के लिए। तो लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, बड़े पॉजिटिव फीडबैक दी। इस वजह से अब हम सोच रहे हैं कि शालीमार गार्डन पे फोर्टनाइटली या एटलीस्ट महीने में एक बार जो है ना इसी तरह का कोई फंक्शन कराया करें, जो ताकि लोगों को वहाँ लेके जाएं। उससे होता है कि लोग शालीमार गार्डन को भी देखते हैं और हेरिटेज और कल्चर को भी देखते हैं, उनको एक अच्छी एंटरटेनमेंट भी मिल जाती है। तो अभी ये रोज़ाना डेली होता है या हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन होता है? टूर बसेस तो हमारी रोज़ चलती हैं। ये शालीमार गार्डन का जो है ये अभी हम या तो फोर्टनाइटली कर देंगे या फिर एटलीस्ट महीने में एक बार करेंगे। अच्छा, महीने में एक बार करेंगे। लेकिन उसका भी अच्छा रिस्पांस आया, लोग वहाँ पर वॉक इन करके आके परफॉर्मेंसेस देखते थे? बिल्कुल देखते थे। और टूर बस तो ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं कि जब टूर हमने ओरिजिनली अनाउंस किया ना तो उसके टिकट इतनी जल्दी बिक जाते हैं कि लोगों को फिर सिफारिशें आने लग जाती हैं कि जी मुझे जगह नहीं मिल रही, इतने ज़्यादा उसके टिकट बिक जाते हैं।
और अभी इसको और एक्सपैंड करने की आप लोग सोच रहे हैं? कर रहे हैं जी, बसेस के ऑर्डर्स भी कर दिए, कुछ अभी बसेस कितनी आ गई हैं। तकरीबन आपके पास बसेस हैं? अभी 4 बसेस हैं और 5 अच्छा। हमने और ऑर्डर किए हैं। अच्छा ठीक है, मतलब अभी 9 हो जाएंगे, अभी 4 बसेस में इतना रश रहता है, तो जब और आ जाएंगी तो इसका मतलब ये और जो है पूरे शहर को देखा जाएगा और वहाँ का टूर किया जाएगा, और जो लोग रह जाते हैं उन्हें भी मौका मिलेगा कि वो भी अपने शहर का टूर कर सकते हैं। तो ये तमाम तर जो चीज़ें होती है ना, ये हमारे लिए ही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तारीख के बारे में पता चले। इसके अलावा लाहौरियों के लिए क्या खुशखबरी है? कोई नई चीज़ें आप लोग लेकर आ रहे हैं लाहौरियों के लिए ख़ास करके? लाहौरियों के लिए और इन जनरल सारे पंजाब के लिए नई चीज़ें तो आ रही हैं। हमारे रिजॉर्ट्स डेवलप हो रहे हैं। अच्छा। चकवाल में हमारे बहुत सारे जो लेक्स हैं, कलर कहार है, वहाँ पे एक्वा टूरिज्म की फैसिलिटीज़ डेवलप हुई हैं। एक धराबी लेक है, मोटरवे से अगर आप तलागंग वाले एंट्रेंस से लेफ़्ट पे जाएं इस्लामाबाद से आते हुए, तो बिल्कुल 20 मिनट के फासले पे एक लेक है धराबी के नाम से। अच्छा। तो वहाँ हमारा एक रिजॉर्ट डेवलप हो रहा है, वहाँ हमने जेट स्कीज़ और बोट्स अभी रखेंगे, बस ये 1-1.5 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। इस तरह खुशाब में खबे की लेक है, बड़ा मशहूर, वहाँ बहुत अच्छा हमारा एक रिजॉर्ट बना हुआ है। जिप लाइनिंग होती है उधर, वॉकवेज बनी हुई है, रात को लाइटिंग होती है, रेस्टोरेंट्स है, उधर भी जेट स्कीज़ हैं, बोटिंग वगैरह है। तो वो एक बड़ी अच्छी जगह है। अगर ऑल्टरनेट डेस्टिनेशन अगर कोई देखना चाहे जो मरी है या नॉर्थ के अलावा अगर देखें, तो एक एक्वा टूरिज्म डेवलप कर रहे हैं पंजाब में। तो उस सिलसिले में ये, और आने वाले 1 महीने में अभी हम एक प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर एक एक्वा स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी कराने का प्लान कर रहे हैं। अच्छा, लाहौर में? नहीं, ये उस लेक्स पे होंगे। अच्छा, उस लेक्स धराबी पे। लेक है, तो उसमें यही जेट स्कीज़ होंगी, बोटिंग होगी, पैरासेलिंग का हम प्लान बना रहे हैं, बनाना बोट्स होती हैं, इस तरह की चीज़ें, ताकि ये, क्योंकि एक्सेस इसकी है, इस्लामाबाद से भी करीब है, लाहौर से भी मोटरवे से लोग जा सकते हैं। तो ये प्लान कर रहे हैं कि एक इस तरह एक्वा टूरिज्म को प्रमोट किया जाए पंजाब में। अच्छा, और ये अभी जैसे छुट्टियां होने वाली हैं आगे बच्चों को, और गर्मियों की छुट्टियों में बहुत से लोग जाते भी नॉर्दर्न एरियाज़ में, ये इस तरह की टूर भी करना चाहते हैं, तो ये जो आप सारी लेक्स बता रहे हैं उस पर जा सकते हैं ये लोग? जी बिल्कुल जा सकते हैं। ये कलर कहार और धरावी लेक जो है चकवाल में, तो मोटरवे से एक्सेस है। अच्छा, ठीक 15 है। मिनट के फासले पे। जो खुशाब है वो अगर मोटरवे से आप उतरे इंटरचेंज से, तो वो सरगोदा के थ्रू होती हुई 1-1.5 घंटे में आपको उधर ले जाती है। वहाँ पे 2 हमारी बड़ी अच्छी डेवलप लेक्स हैं, वहाँ पे जाया जा सकता है। बाकी साउथ में है कुछ लेक्स बनी हुई हैं, उनकी भी सड़कें तो बनी हुई हैं, जाना चाहें तो बिल्कुल जा सकते हैं। मतलब फैसिलिटेशन सारी है बिल्कुल अवेलेबल है, रिजॉर्ट्स बनी हुई हैं वहाँ पर। आप जाके अपनी जो छुट्टियां हैं वो गुजार सकते हैं, यहाँ पर टूर के लिए भी वहाँ पर आप जा सकते हैं। ज़हीर हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, सेक्रेटरी हैं टूरिज्म, इकोलॉजी एंड म्यूज़ियम डिपार्टमेंट के। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और वर्ल्ड म्यूज़ियम डे आज मनाया जा रहा था, उस हवाले से हमने बात की, अपने सकाफती विरसे के हवाले से हमने बात की कि किस तरह उसको, उसके फ़रोग़ के लिए मज़ीद हमें काम करना चाहिए। अभी मुझे आपने इजाज़त देनी है, लेकिन इसी हवाले से जनाब इब्रारुल हक का एक गाना है, जाते जाते आप वो सुनते जाइए। अल्लाह हाफ़िज़।